हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई के डिफरेंट टाइप्स जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कोवैलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई और वैन डेर वाल रेडियाई, इन तीनों के बारे में हमने डिफाइन किया था। एक बार उसको रिकॉल कर देते हैं कि सबसे पहले है ट्रेंड्स में हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, दोनों को हमने एक ही में लिखा है। बेसिकली आपको जो याद रखना है हमने उसी को किया है, बाकी ज़्यादा समझाने के लिए कुछ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है कि जैसे किसी भी आइसोलेटेड एटम का सेंटर और उसके वैलेंस ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली कोई भी एटम होता है इनर्ट गैस को छोड़ कर के तो फ्री स्टेज में तो मिलता नहीं है। तो अब फ्री स्टेज में नहीं मिलता है तो एज्यूम करते हैं, जब एटॉमिक रेडियाइज को डिफाइन करना है तो हमको एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम कर लेते हैं कि वो एटम हमारा आइसोलेटेड है, तो उस केस में सेंटर और वैलेंस के बीच, वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारे एटम जैसे कोवैलेंट नेचर में होता है, जैसे O2 है, H2 है, Cl2, जो डायमोलिक्यूल्स हैं अपने कंबाइन किए हुए हैं, तो उसमें दो अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है दोनों एटम के बीच में, तो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनने की स्थिति में दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ ले लेते हैं कोवैलेंट रेडियाई के रूप में। वैसे ही अगर मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड बनाए होंगे, क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, तो उसमें दो एडजेसेंट एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं तो क्रिस्टल रेडियाई हो जाता है। अगर नॉन बॉन्डिंग एटम्स हैं तो उस केस में वैन डेर वाल फोर्स काम करता है, तो उस केस में दोनों न्यूक्लियाई के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ ले लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वैन डेर वाल रेडियाई। तो ये तीनों में से जो भी जहाँ एप्लीकेबल हो वो एटॉमिक रेडियाई के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। और जब कोई एटम अपने आयन के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी वो केटायन बनाए या एनायन बनाए, तो केटायन या एनायन बनाने के कंडीशन में जो लास्ट वैलेंस शेल है और जो उसका सेंटर है न्यूक्लियस, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आयनिक रेडियाई होता है। जैसे एटम के केस में एटॉमिक रेडियाई, तो आयन के केस में आयनिक रेडियाई बोल सकते हैं। तो ये जनरली ट्रेंड देखा जाता है। जनरली एक आध जगह एक्सेप्शन भी मिलता है, लेकिन जनरली यही होता है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने में भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि राइट में हम लोग 17th ग्रुप तक ही बात करते हैं। 18th ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होता है वो बाकी से अलग होता है। जैसे अगर एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई की बात करें तो हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है या आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है। तो अब 18 वाला ग्रुप जो होगा उसमें वो डिक्रीज नहीं करता है, वहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाता है एटम का। तो वहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण साइज इंक्रीज कर जाता है, वो छोटा नहीं पाया जाता है। लेकिन बाकी में 1 से, तो हम कहीं भी बात करेंगे कि अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर अंडरस्टैंड रखना है कि फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 17 ग्रुप तक, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें कोई बंधन नहीं है, पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन वहाँ पर फर्स्ट से जब जाएंगे राइट में तो 17 तक ही, 18th का नेचर हमेशा अपोजिट होता है, ये याद रखिएगा। तो ये डिक्रीज करता है। इस डिक्रीज का कारण क्या है कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट हम किसी पीरियड में बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण ऑर्बिट नंबर तो सेम रहता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए साइज उसका रेस्पेक्टिवली छोटा होते जाता है। तो और फिर अब आयनिक रेडियस में भी हम देख लेते हैं कि जैसे कोई केटायन बनाता है, तो केटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, तो लूज किया जाएगा तो ऑर्बिट नंबर कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम में 281 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। तो 3s1 है तो जब केटायन बनाएगा, Na+ जब बनेगा तो 3s1 हट गया,
तो 3s वो रिमूव हो गया, तो अब 2p6 तक ही बचा हुआ है, तो आपका ऑर्बिट नंबर घट जाने के कारण उसका एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है उसके एटम से। सोडियम एटम से सोडियम प्लस का यानी कोई भी कैटायन बनेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उस आएंगे, इसलिए वहाँ पर उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और जब वही अगर कुछ एनायन बनता है, कोई बनाता है, तो एनायन बनने के कारण उसमें और इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उनके कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो आपका सेम है, बाहर बढ़ गया तो उस कंडीशन में आपका साइज बढ़ जाता है। तो वही लिखा गया कि द आयनिक रेडियाई ऑफ ए कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटॉमिक रेडियाई, वेयर एज द आयनिक रेडियस ऑफ एन एनायन इज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियाई। दैट इज एनायन अगर होगा तो उसका रेडियस बड़ा होगा एटम से, कैटायन होगा तो उसका छोटा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आते हैं वो है हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको IE भी कहते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IH, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और IE लिखते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो अब ये क्या कहता है कि किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब कॉमन सेंस में बहुत से लोग ले लेते हैं क्या कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब हो कि आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो हमेशा ये याद रखना है कि हर केस में एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होगा एटम से तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो एज ए होल वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाया जाता है यानी एनायन बनता है, तो उसमें जो रिलीज एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं, ये थर्ड वाला दिए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, जितना एनर्जी को रिलीज करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। और यहाँ पर है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये याद रखना है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब कैटायन बनाने के लिए, और कैटायन बनेगा मतलब उसमें एनर्जी रिलीज आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो कहीं भी सिस्टम में कोई चीज़ है वहाँ से अगर उसको हटाएंगे तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बाहर से उसमें जोड़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक्स उसको लिखते हैं, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इट्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है, तो किसी कैटायन को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, किसी को 2 निकालना पड़ता है, किसी को 3 निकालना पड़ता है। तो उसमें अगर एक से पहला निकालेंगे तो उसको आई फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड निकालेंगे IE मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जैसे सोडियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन मान लीजिए कि मैग्नीशियम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो पहले जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसके लिए जितनी IE रिक्वायर्ड होगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए और ज़्यादा IE की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं आयन बनाने के लिए, कैटायन बनाने के लिए, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो IE का वैल्यू होता है वो स्मॉलर होगा, दूसरा वाला उससे बड़ा होगा, तीसरा वाला उससे बड़ा होगा, क्योंकि मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम में देना पड़ता है एनर्जी, और सिस्टम से निकलती है तो माइनस होगा। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। द लेटर आई इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट आई, मतलब पहले वाला से ज़्यादा होगा दूसरा, दूसरे से ज़्यादा होगा तीसरा। इस तरीके से I1 सबसे कम होगा, I2 उससे ज़्यादा, I3 उससे ज़्यादा, और भी है तो ऐसे ही निकलेगा। तो बाद वाला जो भी होगा वो आपका बढ़ते जाएगा I का वैल्यू।
अब इसके बाद इसका ट्रेंड देखना है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एटम का साइज जितना ही छोटा होते जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए छोटा हो रहा है साइज, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर साइज उसका बड़ा है तो उसमें कम एनर्जी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। तो आप कूलम्ब्स फोर्स में जानते हैं कि F जो होता है F वेरीज एज 1/r²। तो r बढ़ेगा तो उसके साथ साथ डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब उसका साइज बढ़ेगा तो उसमें फोर्स कम लगेगा, यानी आई का वैल्यू कम होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इन जनरल IE मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे पहले वीडियो में। तो आपका बढ़ते जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ पर इंक्रीज करता है। और एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर या एन बोलिए, सेल बोलिए। अब इसके बाद इसमें मेटेलिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो जैसे देखिए मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर। तो जिसका IE का वैल्यू जितना ही कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, और जिसके लिए IE का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा कठिन होगा, ज़्यादा एनर्जी देने वाला होगा। तो इसलिए बेस्ट मेटल कौन माना जाएगा? जिसमें आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस मेटल के लिए चाहे जिस एटम के लिए IE का वैल्यू मिनिमम होगा, कम होगा, वो उतना ही फास्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो इसी बात को लिखा गया है कि द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज विथ द डिक्रीज इन IE जैसे जैसे कम होते जाएगा, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड जितना कम होगा तो उतना ही आसानी से आप बना सकते हैं मेटल। तो बिकॉज इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव्ड। जब आपका IE का वैल्यू कम रहेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी वो मेटेलिक कैरेक्टर अपना आसानी से शो कर सकता है। अब इसके बाद तीसरे ट्रेंड में आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको डेल्टा EGH भी लिखते हैं। H इंथैल्पी के लिए डेल्टा मीन्स चेंज, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, G मीन्स गेन। तो इलेक्ट्रॉन डेल्टा EGH भी लिखते हैं या फिर EA भी लिखिए। कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा कि इस A को कैपिटल भी लिखा गया है, तो कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे, बात वही है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to an isolated gaseous atom to produce anion is called electron affinity और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो डिफिनीशन में देख रहे हैं कि क्या हो गया कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का जस्ट उल्टा हो गया ना। उसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी में रिलीज कर रहे थे, मैंने आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जस्ट उसका अपोजिट हो गया। इसको I और डेल्टा EGH से डिनोट करते हैं। अच्छे, मोर इज द EA ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा है कि IE का वैल्यू कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उल्टा है, तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेटल है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इसका जैसे जैसे हम ये का वैल्यू देखेंगे कि बड़ा है, इसका मतलब कि उसका अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है मीन्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इन जनरल ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड ये वैल्यूज जनरली इंक्रीज। इन जनरल लिखते हैं तो फिर जनरली की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हटा ही देते हैं इसको।
इसको कैपिटल कर लीजिए। ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड ये वैल्यू जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। यानी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर ये का वैल्यू बढ़ते जाता है क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होते जाता है, और जब टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज बड़ा होते जाता है, इसलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो ये का वैल्यू ज़्यादा था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे आने पर कम हो जाता है तो ये का वैल्यू कम होते जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये का वैल्यू बढ़ने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। ये का वैल्यू बढ़ने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जबकि आई का वैल्यू कम होने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आई जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फास्ट रिएक्टिव मेटल होगा। और नॉन मेटल के लिए जब बात करें, आयन के लिए बात करें, तो ये का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ये की वैल्यू हर एक पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप 17 की ये की वैल्यू, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं जो आपको है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए देखिए कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a compound to attract the shared electron pair towards itself is called electronegativity। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको 10th क्लास में भी मिली होगी कि जैसे Cl में हम लोग लेते थे तो पोलर कंपाउंड होता था क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी और क्लोरीन की ज़्यादा थी, तो इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड उसको क्लोरीन थोड़ा अपने तरफ शिफ्ट कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, और इसलिए H पर डेल्टा प्लस बनता था चार्ज और Cl पर माइनस डेल्टा बनता था, तो इसलिए वो पोलर कंपाउंड हो जाता था। तो वही जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है तो ये किसी भी कंपाउंड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है वही उस पार्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। अब वेरिएशन में कैसे होता है तो इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात जो की है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात की है तो भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिंग पावर था और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिंग पावर है, लेकिन ध्यान देना है कि दोनों में अंतर यही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिंग पावर है, और जब कोई इंडिविजुअल एटम का था ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा कंपाउंड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है और पार्टिकुलर एटम के लिए होती है। तो कोई एटम जो कंपाउंड में है उसके लिए डिफाइंड होती है, ये वैरी करते हैं अलग अलग एटम के साथ शेयरिंग करने पर। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो फिक्स क्वांटिटी होती है और उसमें क्या है कि वो आइसोलेटेड एटम से रिलेटेड होती है। इसके बाद आता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये बेसिकली एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 तरह के स्केल यूज किए जाते हैं। एक स्केल है मुलिकेन स्केल, दूसरा है अल्रेड-रोसो स्केल और तीसरा है पॉलिंग स्केल। इसमें पॉलिंग स्केल सबसे ज़्यादा यूज में आता है। तो हम 1 बाय 1 तीनों स्केल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सिंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज रिलेटिव प्रॉपर्टी इट हैज़ नो यूनिट, इट मे बी एक्सप्रेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्केल। जैसे मुलिकेन स्केल, तो मुलिकेन रिगार्डेड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज द एवरेज वैल्यू ऑफ IE मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड EA मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दोनों का एवरेज के रूप में इन्होंने डिफाइन किया। दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल्स टू IE प्लस EA बाई 2। दूसरा एक रिलेशनशिप भी मिलता है कि XM यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मुलिकेन स्केल के द्वारा, तो IE माइनस IA बाई 5.6 जहाँ पर IE और EA के वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए हैं, या फिर
XM इक्वल टू आई माइनस CA बाई 2 इंटू 62.5, जहाँ पर आई और ये के वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में दिए गए हैं। तो ये दोनों फार्मूला भी याद रखिएगा, अगर कभी निकालने के लिए ज़रूरत पड़े आप जेईई मेंस वगैरह में तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि अर्लेट-रोसो स्केल। तो इन्होंने जो अर्लेट-रोसो थे डिफाइन किया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया कि x इक्वल टू 0.359 इंटू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744। अब इसमें z क्या है, तो वेयर z इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and r is the covalent radius of the atom mentioned in एंगस्ट्रॉम। तो इससे जो वैल्यू आएगा ये आपका अर्लेट-रोसो स्केल पर होगा। फिर उसी तरीके से पॉलिंग स्केल में क्या दिए, तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। ये पूछा जा सकता है कि पॉलिंग स्केल किस पर डिपेंड होता है, तो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड होता है, चाहे बेस्ट होता है। ही डिटरमाइंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन the two atoms and then by assigning arbitrary values of few elements। जैसे कि 4.00 लिए वो फ्लोरीन के लिए, 2.5 लिए कार्बन के लिए, 2.1 लिए हाइड्रोजन के लिए। फिर उन्होंने ही कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट्स। तो अब इसमें फार्मूला क्या उन्होंने अप्लाई किया कि XA माइनस XB, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव A एलिमेंट और B एलिमेंट हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी XA और XB है अलग अलग। तो ये वैल्यू डिफरेंस कितना होता है, तो 0.208 इंटू रूट अंडर डेल्टा E। अब इसमें एक का वैल्यू मालूम होने पर दूसरे का वैल्यू आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वैल्यू तो मालूम होगा, इसको इस दोनों में से एक मालूम हो तो दूसरा निकाला जा सकता है। Where XA and XB are electronegativities of the atoms A and B respectively। अब ये फैक्टर जो है 0.208, तो फैक्टर 0.208 comes from the conversion of किलो कैलोरी पर मोल स्केल जो है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 23.0 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो इससे आता है। और डेल्टा E जो लिखे हैं तो ये होता है, इसका वैल्यू होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस रूट अंडर EAA के बीच में जो एनर्जी बॉन्डेड है, और EBB, यानी दोनों अलग अलग के हैं तो दोनों के प्रोडक्ट एनर्जी के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो होता है डेल्टा E के बराबर होता है। और पॉलिंग में और मुलिकन का जो फार्मूला है स्केल है उनमें एक रिलेशन पाया जाता है। तो एक्स पॉलिंग यानी पॉलिंग के अनुसार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू 0.34x मोलिकेन माइनस 0.2। तो ये रिलेशन पाया जाता है दोनों में, तो इससे निकाल सकते हैं। तो अब इसके साथ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड का जो वेरिएशन था उसको हम लोगों ने देखा ग्रुप में, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर कुछ केमिकल नेचर की बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, और वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाइएगा, जहाँ प्रॉब्लम वो पूछिएगा। बाद में जब चैप्टर कुछ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सीरीज भी अपना जारी करेंगे, जिसमें NCERT क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आपको देंगे। लेकिन पहले हम लोग, चूँकि समय कम है इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक टॉपिक को कवर किया जाए, तो इसलिए हम लोग पहले इसके बाद वाली एक वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड की बात करके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।